बच्चा लोग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा अभी ना मैं आप लोगों के सामने, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बीसीआर का एक इंपॉर्टेंट पेपर कराऊंगा। ठीक है, आप सारे बच्चे पहले इस बात को चेक कर लेना भाई कि हम लोग, जैसे मैंने आपको लास्ट में डिस्कस करा था, सबसे पहले वी स्टार्ट विद द लेटेस्ट जुलाई 2021 का पेपर एंड वी नीड टू डिस्कस दिस वेरी वेरी प्रॉपर्ली, ताकि बच्चों को एक बार पता लग जाए भाई बीसीआर का पेपर हमने करना कैसे। ठीक है, अब जितने लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं करा हुआ, इसको आप कर लेना, वरना मैं आपको ऐप में डाल दूंगा। ठीक है, याद रखना वी हैव टू थिंग्स टू डिस्कस। एक हमारे पास होगा बेटा बीसीआर के अंदर पेपर आता कैसा है, सारे बच्चे समझना, और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहला लॉ का है, उसको छोड़ देते हैं, वी लीव इट। भाई साहब पहले लॉ वाले पोर्शन को तो आप स्किप कर दो, वो आपको दीदी कराएंगे। हम लोग यहां पर आ गए हैं भाई बीसीआर के पोर्शन पे। चलिए फाइन, मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी बेटा आप सारे बच्चे देख सकते हैं, एब्सोल्युटली क्लियर है विजन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूं। लेट मी मेक इट अ बिट ब्राइटर फॉर यू। आई थिंक नाउ इट्स बेटर। ठीक है, चलिए भाई, तो सारे बच्चे इस पॉइंट पे थोड़ा अच्छे से देखना दैट दिस इज अवर सेक्शन बी, और हम लोगों को भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी है। इसको आंसर कैसे करना है पहले तो आपको यह समझाना है, हाउ टू आंसर दिस। दूसरा आपको बोलता है बेटा आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 4। आपको पता है ये टोटल पेपर 40 नंबर का है। आई थिंक एवरीबडी नोज इट कि टोटल कितने हो गए, 40 मार्क्स। भाई साहब पहला क्वेश्चन ध्यान से मेरे साथ पढ़ना, बिकॉज आपके पास यही विजन है, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है भाई वो एक बार सारे मैसेज कर दो कि भाई एवरीथिंग इज क्लियर। सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे चेक कर लो बेटा कि हर एक आपका व्यू वगैरह क्लियर है, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। सारे बच्चे एक बार मैसेज डाल दो। चलिए ठीक है, सो आई विल स्टार्ट अप नाउ, बिकॉज आपके पास अभी प्रेजेंटली आपने यहीं से रीड करना है, तो मेक श्योर दैट यू गाइज आर गेटिंग ऑल विजिबिलिटीज। चलिए दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब देखिए लिखा क्या है, इंप्लॉय टर्नओवर रेट। ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, मैं आपके साथ पढ़ूंगा। रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉइज who leave the organization during a certain time period. Almost every organization is facing the acute problem of high employee attrition. That means पहले ये लैंग्वेज को समझो। बोलता है भाई साहब एम्प्लॉय का आना जाना लगा रहता है, ज्यादा एम्प्लॉय अगर आएंगे जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, बार बार एम्प्लॉय का जो आना जाना लगा रहेगा तो भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे भाई एम्प्लॉय को बार बार निकाला ना जा सके। देखो इट्रिटेशन, कुछ जानबूझ के ऐसे वर्ड उन लोग यूज करेंगे, दैट मींस इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का आना और जाना। अब आगे बताता है to every organization high employee turnover is undesirable। याद रखना बीसीआर में आपका रीडिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक बार पैराग्राफ पढ़ो, ये मत करना ढक्कन पहले फटाफट से पैराग्राफ गलती से फास्ट पढ़ लिया। फास्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन आंसर हो नहीं रहे बिकॉज आपने पैराग्राफ ढंग से नहीं पढ़ा। तो बच्चा बीसीआर में बहुत गलती करता है, फटाफट से पढ़ना शुरू करता है। सो डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक।
ये मिस्टेक हमने नहीं करनी। क्या लिखा है? अ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट रिजल्ट्स इन अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑन द मोरल ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में फेस एडिशनल स्ट्रेस रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्टिविटी। बार बार तुम एम्प्लॉय को निकालोगे, रखोगे, उससे क्या होता है आपके पास कि भाई एम्प्लॉय का ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। इन एडिशन, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ड्यू टू डिक्लाइन इन मोरल, एडिशनल प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज मस्ट गाइड न्यू इनकम्बेंट हाउ टू अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड न्यू पोजीशन। बोलता है तुम पुराने निकालोगे, नए रखोगे, बार बार चेंज करोगे, बार बार चेंज करोगे भाई, तो उससे क्या होगा, इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। इंप्लॉय को पता मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात, वहां पर जो नए आएंगे उनको पहले सिखाना पड़ेगा सारा काम, तो थोड़ा पंगे वाला काम है। नेक्स्ट वो क्या बोलता है, टू एड्रेस द प्रॉब्लम इट शुड बी कंपेयर्ड टू द एवरेज विद इन द इंडस्ट्री। It should not be compared across industries as the turnover rate differs significantly in various industries. It is in the best interest of organization to reduce it as it is detrimental to the organization. Detrimental something जो आपको नुकसानदायक होता है, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो बोलता है जो टर्नओवर है ना, उस रेट को कम करो, टर्नओवर रेट को मिनिमाइज करो, क्योंकि जितना तुम टर्नओवर वहां पर बढ़ाओगे एम्प्लॉइज का, उतना ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। Next, I hope you're understanding the paragraph, right? When an employee leaves the organization, आगे बढ़ते हैं, the organization cost to find replacement, recruitment cost, advertisement cost, administration cost, background check cost and interviewing cost। मतलब employee को निकालोगे, नया रखोगे, तो भाई नया रखने का भी तो खर्चा है, ऐसे थोड़ी नया रख लोगे। तुम जब नया रखते हो भाई साहब, तो नए रखने का भी तो खर्चा बढ़ेगा। तो नया जब रखोगे उसका कोई रिक्विपमेंट कॉस्ट होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा, उसको एडवर्टाइज करना पड़ा, आपके लिए इंटरव्यू करना पड़ा, तो ऐसे खर्चे पड़ जाते। इन एडिशन देयर आर कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। भाई जो पुराने एम्प्लॉइज हैं वो निकल गए, अब नए आ रहे हैं, अब इमीडिएटली अच्छा काम तो करेंगे नहीं, उनको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह देनी पड़ेगी। सेकेंड एस्पेक्ट क्या होता है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट में सफर फ्रॉम अनफेवरेबल पब्लिक इमेज। मतलब आपका जो ज्यादा इंप्लॉय टर्नओवर रेट होगा वो क्या होगा भाई, वो एक अनफेवरेबल पब्लिक इमेज, मतलब लोगों के सामने इमेज क्या जाएगी, भाई इसके पास कोई बंदा टिकता नहीं है, बोलते ना इसके पास तो कोई बंदा टिकता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग इन द कॉल सेंटर इज सीन एज अनडिजायरेबल ड्यू टू इट्स टर्नओवर रेट्स। अब एक बात बताओ, किसी को कोई बंदा बोलता है मेरी कॉल सेंटर में जॉब लगी, बड़े टॉर से सुनाएगा, उसको ये नहीं पता भाई कॉल सेंटर की जॉब आज है कल नहीं है, राइट? तो वो थोड़ा सा उसको अनडिजायरेबल जॉब माना जाता है। टू ओवरकम सच प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू हायर राइट मैन पावर फॉर द राइट पोजीशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू हैव कॉम्पिटिटिव पे स्ट्रक्चर मैचिंग विद द इंडस्ट्री। मतलब एक तो भाई सही बंदा सही काम के लिए, और उसको सही पे भी करनी है, कल को उसको ये ना लगे कि मेरे को साथ वाली इंडस्ट्री में पे ज्यादा मिलती है इसी पोस्ट पे। However, providing employees with a higher salary is not enough. It is important to understand the benefits of employee wants and to take into consideration when determining an employee's pay structure. मतलब उसको जो हम बेनिफिट, जिसको हम कहते हैं ना पर्क्स, हम उसको पर्क्स क्या दे रहे हैं ये भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिर्फ सैलरी हाई करने से ज्यादा नहीं होगा। एम्प्लॉय को आपको प्रेज देना है जब उसको चाहिए, फुलाना मत, जब अच्छा काम करे तभी उसको प्रेज दो। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका करियर पाथ। एम्प्लॉय हमेशा प्रोग्रेस करना चाहता है। अ करियर पाथ शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज टू गिव देम अ सेंस ऑफ डायरेक्शन व्हाट दे कैन अटेन इफ दे स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भाई साहब उनको ये बताओ कि अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो तो तुम अपने करियर को आगे हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। चलिए ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, to offer flexibility, a flexible work schedule is highly desirable। तो भाई साहब बोलते हैं एक फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल चाहिए, ठीक है। और in fact studies have shown that a flexible work arrangement has a positive impact on employee retention।
मतलब एक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होगा जिसमें आप थोड़े चेंजेस कर सकते हो, तो एम्प्लॉय के ऊपर भी और आपका पॉजिटिव इमेज जाता है। Allowing employees to choose their work time and providing a flexible work schedule gives them ability to balance their work and personal life and hence improves employee satisfaction। तो भाई एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ भी तो होगी, तो बोलता है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो, उसके अकॉर्डिंगली वहां पर उसको बोलो भाई तेरी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली तेरे को काम मिलेगा, तो अपनी पर्सनल लाइफ भी संभाल, मतलब घर वाली संभाल और बाहर वाली भी संभाल, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, बाहर वाली मतलब जॉब इज बाहर वाली, उल्टा मतलब मत निकालना। ठीक है, जॉब इज बाहर वाली और बाकी जो घर वाली होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट। चलिए अब हमारे क्वेश्चन क्या है, हम सबने पैराग्राफ पढ़ लिया। आप नोटिस करो अभी पैराग्राफ मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, एक लाइन रीड करके 4 बातें बीच में बोल के, कितना टाइम लगा मुझे पढ़ने में, आप देखोगे मैक्सिमम 7 या 8 मिनट। तो आप लोग अगर एक बार पेशेंस से पैराग्राफ पढ़ोगे, हम गलती क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में, देखो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है क्वेश्चन के अंदर बहुत बार, तो हम उसमें गलती क्या कर रहे हैं, हम उसको रैपिडली पढ़ रहे हैं, फिर हमसे क्वेश्चन ढंग से आंसर होता नहीं है। थोड़ा पेशेंस से दिमाग को कूल डाउन रख के 3-4 मिनट लगाकर आराम से पैराग्राफ को पढ़ो। राइट, अब आपके पास पहला क्वेश्चन का जवाब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एम्प्लॉय इटरेशन रेट। अब भाई साहब एक सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय का आना और जाना। अब देखो आईसीआई हमसे कैसे आंसर डिमांड करता है, मेरी आज की क्लास का मुद्दा क्या है कि आईसीआई कैसे आपसे आंसर डिमांड करता है। हम लोग लॉ और बीसीआर में कहां पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से सुनोगे यार मेरे लॉ में 60 आ गए, बहुत बड़ी बात है, पर बच्चा पीछे कहां रह रहा है, वो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स नहीं पढ़ता। ठीक है, आप लोग ये गलती मत करना। जितने भी लॉ के पेपर हुए हैं, सिलेबस खत्म आपका हो चुका है, जितने भी आपके बीसीआर के पेपर हुए हैं आज तक, उन सबके सजेस्टेड आंसर्स गिवन है। ये तो मैं एक सैंपल के तौर पे आपको करा रहा हूं, आप चेक करो कि आईसीआई आपसे आंसर चाहता कैसे है, उस हिसाब से लिखो। सो मैं आपके सामने एक सजेस्टेड आंसर यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं भाई, ये देखेंगे बच्चा, ये सब आपको साइट पे मिल जाएंगे, तो आपको इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे उन लोग आपसे आंसर चाहते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले कुछ बच्चों को ना आदत होती है कि आंसर को बिना मतलब फेंकने की, हमें फेंकना नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? वी नीड नॉट बाई थ्रो एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, सबने पैराग्राफ पढ़ लिया, एम्प्लॉय इटरेशन रेट, दैट मींस एम्प्लॉय का आना जाना। देखो द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज हु लीव द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड एम्प्लॉय इटरेशन रेट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये पढ़ के ही पता लग गया होगा। अब उन्होंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज करी है, कोई फालतू बात नहीं करी। ठीक है, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, सजेस्टेड आंसर्स गिवन बाय आईसीआई। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पेपर, इसको चेक करो। एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस द हाई एम्प्लॉय इटरेशन। अब सबके मार्क्स लिखे हैं साथ में, 1 मार्क का, 2 मार्क का, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करो। अब बोलता है भाई आप एक काम करो, ये बताओ भाई साहब कि एम्प्लॉय का जो इटरेशन रेट है उसको कम करने के क्या तरीके आपको पैराग्राफ में बताए हुए। पढ़िए इसको ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। बोलता है भाई वेरियस मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट हाई इटरेशन, सम ऑफ देम आर हायरिंग एप्रोप्रिएटली स्किल्ड पीपल फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स, नेक्स्ट पेइंग देम सैलरीज विद बेनिफिट्स, पर्क्स। ठीक है, अच्छा अभी यहां पर बोलता है उनको जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंगली अच्छी सैलरी के साथ साथ बेनिफिट्स भी दो। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर अगर आप क्वेश्चन चेक कर रहे हो, 2 नंबर के क्वेश्चन में मैंने वहां पर 2 पॉइंट लिखने होते हैं, हमें गंदी आदत पड़ी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है बीसीआर में। हमने क्या बचपन सीखा है, टीचर बोलती बेटा 2 नंबर है ना, 2 पॉइंट लिख ले, ऐसा जरूरी नहीं है ढक्कन, ये बात याद रखो, तुम बीसीआर में बहुत बड़ी गलती करते हो। अभी सुनो, आईसीआई कहता है भाई जो तुझे नॉलेज है लिख, तो वहां पर तुमने पैराग्राफ में पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास यहां पर 5 पॉइंट लिख दिए। अब आंसर करने की क्वालिटी को समझो, क्या लिखता है, एक्नॉलेजिंग एंड एप्रिशिएटिंग द वर्क दैट इज वेरी नेसेसरी,
प्रोवाइडिंग करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, उनको बोला भी उनको प्रमोशन मिलता जाएगा, ठीक है। उनको फ्लेक्सिबल टाइमिंग, घर वाली बाहर वाली, समझ गए सारे बच्चे एग्जाम्पल। तुम्हें ये सारा कुछ मिलेगा ताकि तुम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सको। बेटा मुझे बताओ सारे बच्चों को ये कहानी क्लियर है? चलिए, अब बच्चों ने भाई यही कहानी को समझना है और इसी कहानी को लेकर फॉलो करना है। डन? ओके, अब सुनिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स गाइस। ये जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखकर आ जाने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वट एवर यू फाइंडिंग इन पैराग्राफ, राइट इट डाउन। जो भी तुम्हें पैराग्राफ में नजर आ रहा है उसको लिखो। आगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 1 मार्क का है, स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर लिखो, फालतू बात बिल्कुल नहीं लिखनी। तुम्हें वहां पर एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या इंपॉर्टेंस नजर आता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है भाई साहब, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा बिजनेस को इफेक्ट करता है, एम्प्लॉय के मोराल को इफेक्ट करता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है, ये साथ में पब्लिक इमेज ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्ट करता है। बड़ा सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आप जब बार बार एम्प्लॉय को हायर करोगे, अच्छा कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, उनको आदत क्या इंग्लिश में, देन, दिस, दैट, ये इनके फेवरेट वर्ड होते हैं, ये फालतू में लगाते रहते हैं बिना मतलब के। बच्चा आंसर कैसे करेगा? एम्प्लॉय टर्नओवर रेट is then this important because it is affecting the morale of the employees, therefore their productivity must be low। तो ये therefore then this जो भी फालतू की चीजें लगा रहे हो मत लिखो, याद रखना उनके आंसर पैटर्न को समझो कि वो डायरेक्टली आपसे क्या चीज डिमांड करते हैं। गेटिंग इट गाइस? ये बात याद रखिएगा। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, नो फ्लैशी लैंग्वेजेस। जो आपने पैराग्राफ में पढ़ा है उसी को आपने लिखना है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो, हाउ डज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इफेक्ट द ब्रांड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बता दिया था भाई, उसकी ब्रांड इमेज इफेक्ट करती है। तो आप देखोगे इसका आंसर, व्हाट डू दे वांट। कहता है भाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इफेक्ट्स द ब्रांड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। आपको पता आजकल बेटा अफवाह और खबरें तो ऐसे फैलती हैं, सारे बच्चों को मालूम ही है, ठीक है। मान लो हमारा कोई दोस्त पकड़ा गया कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल, बेटा सारे भल्ला को मत देखो, ठीक है। मान लो हमारा कोई दोस्त पकड़ा गया कहीं पे, 1 मिनट में खबर फैल जाएगी, ठीक है। और वो खबर फैलती है फटाफट से, तो ऑर्गेनाइजेशन विद अ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट में सफर विद अनफेवरेबल पब्लिक इमेज, ऑब्वियसली, ठीक है। न्यू एम्प्लॉइज वुड बी हेजिटेंट टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इज वेरी हाई, तो नए बंदे आपके पास आएंगे नहीं, ये इसका इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे बच्चे याद रखिएगा बेटा, ये सारे बच्चों को क्लियर है? ओके, सो भाई ये था अपना कॉम्प्रिहेंशन। अगर तुम एग्रीगेट चेक करते हो भाई साहब, ठीक है, बच्चा उसका ना टेम्परेचर ठीक कर देना, मेरे ख्याल से बच्चों ने उसका टेम्परेचर कम करा हुआ है, उसको चेक कर लेना। ओके, सो भाई साहब याद रखना, ये जो आपके पास क्वेश्चन का पैटर्न है, आप पहले इसको समझने की कोशिश करो। तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन दे दिया 1, 1, 2 और 1, टोटल मिला के भाई साहब 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है, और तुमने इसको कंपलसरी आंसर करना ही करना है। पहले मुझे सारे बच्चे बताओ बेटा, कॉम्प्रिहेंशन का फंडा क्लियर हो गया सारे बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर? ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में याद होगा हम लोगों को सही तरीके से एब्रीविएशन यूज करना, सही तरीके से अपने लाइक नोट्स को प्रेजेंट करना, बुलेट पॉइंट्स बनाना, याद है बच्चों को मैंने बताया हुआ है। बाद में उस एब्रीविएशन की ग्लॉसरी बनाना, याद है बच्चा ग्लॉसरी जो नीचे लास्ट में हम बनाते हैं, भाई हमने क्या क्या एब्रीविएशन यूज करी है। अब देखिए पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या है? आपको लिखा है रीड द पैसेज, मेक नोट्स, ठीक है, यूजिंग हेडिंग्स,
सब हेडिंग्स, एब्रीविएशंस वेरेवर नेसेसरी, 3 नंबर का, और बाद में इसी पैराग्राफ का समरी भी लिखना है 2 नंबर का। अच्छा गाइस, एक चीज और है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, बीसीआर में ये चीज कभी मत रिलेवेंस लेना कि 3 नंबर है तो मैं उतना ही लिखूंगा, 2 नंबर है तो मैं उतना ही लिखूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपका पॉइंट इंटैक्ट होना चाहिए, ठीक है, और जो वो पूछ रहा है उसका आपका डिजायरेबल आंसर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग डिफरेंस एज टू हाउ लीगल वर्क इज डन बट इट इज इन द थ्रेट मेड आउट टू बी। आपको सारे बच्चों को पता है एआई, एवरीबडी नोज व्हाट इज एआई। किसी बच्चे को नहीं पता तो बता देता हूं, बेटा आजकल बहुत सारे काम एआई के थ्रू हो जाते हैं जिसमें ह्यूमन लेबर इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। आई विल गिव एन एग्जांपल, बहुत छोटा छोटा एग्जांपल है हमारे पास। जैसे पहले आप देखोगे बैंक्स में एक अलग से बंदा होता था जो सारे खाते पहले मेंटेन करता था, फिर वो खाते जाते थे वहां पर मैनेजर के पास, फिर जाके चेक होते थे, फिर एक बंदा उसको ऑडिट करता था, अलग अलग फंडे होते थे। आजकल क्या है बेटा, खाते मेंटेन नहीं करने पड़ते, आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली जो तैयार हुआ वो क्या है, वो एआई है। तो बोलता है जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में हमारे पास आजकल एआई आ गया है, ठीक है, और लोगों को ना डर लग रहा है कि ह्यूमन इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी एआई आने से। मतलब इस पैराग्राफ का मुद्दा क्या है कि लीगल प्रोसेस के अंदर एआई आने से आपकी ह्यूमन इंप्लॉयमेंट कम होगी। अगर जैसे कहते हैं ना रोबोट्स आ जाएंगे तो फिर इंसानों का काम जो है उसको नुकसान होगा, उनकी जॉब चली जाएगी। तो बोलता है एआई इज मेकिंग इंप्रेसिव प्रोग्रेस इन शेकिंग अप थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है भाई। द assumption and advancements in technology and artificial intelligence will render any profession defunct is just that, an assumption and false one। पहले मुझे इसका मतलब बताओ बच्चे, what is defunct? Anyone? गूगल पर सारा वहां मिलेगा नहीं बेटा, अपने को घर पे तो मिल जाएगा, एग्जाम में थोड़ी गूगल मिलेगा। बताओ, अगर वो ऐसे वर्ड्स यूज करता है पैराग्राफ में, उसका पर्पस क्या है याद रखना। जो बहुत ज्यादा गंदे वर्ड्स कई बार बीच में यूज करेगा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, तो आपका जो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। डिफंक्ट मतलब होता है समथिंग विच इज आउटडेटेड, जिसको बोलते हैं नो लॉन्गर इन यूज, जिसको हम आज भी इस्तेमाल नहीं करते। तो वो कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। बोलता है ये एजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, तो जो लीगल प्रोफेशन वाले लोग हैं वो डिफंक्ट हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट देखते हो सारे, थर्ड एम्पायर आ गया आजकल, उसमें आपको याद होगा एक सिस्टम और आ जाता है जिसमें कहते हैं भाई डीआरएस, मालूम है, बट क्या फील्ड एम्पायर को हटाया उन्होंने। एक आज भी आदमी टोपी डाल के यूं यूं करता रहता है, सारे बच्चों को मालूम है। बेशक डीआरएस आ गया बट पहला डिसीजन उसी का होता है। तो बोलता है यही कहानी यहां पर है कि अगर आप नोटिस करते हो कि जो एजम्पशन आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में एडवांस करेंगे तो जो ह्यूमन प्रोफेशन के अंदर से चीजें हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगी, उनको निकाल दिया जाएगा, ये गलत एजम्पशन है। द ओनली पर्पस दिस एजम्पशन सर्व्स इज क्रिएटिंग मास पैनिक एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स। याद रखना, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी दैट इज मेंट टू मेक अवर लाइफ इजियर। तो बोलता है ये खाली आपके पास क्या फंड है कि ये सिर्फ जिंदगी को आसान बनाने के एआई सिस्टम है। आजकल आप नोटिस करोगे घरों में एलेक्सा आंटी बहुत बोलती है, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, एलेक्सा, सुना सबने? आजकल घरों में बहुत सिस्टम लगाया, लगाना नहीं बेटा, बेकार काम है। ओके, वैसे बता रहा हूं, आदमी आलस कर जाता है उससे। घर बैठे बैठे पूछ, आदमी 2 कदम उठ के लाइट का स्विच ऑन करता था, पंखा चलाता था, आजकल वो भी बंद हो गया। एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, सब बंद कर दिया लोगों ने, बैठ रहो आराम से, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है, चलो ये चीजों का फायदा भी है, नुकसान भी अपनी अपनी जगह पे। तो बोलता है टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, लाइफ को इजी बना रही है। अच्छा, इंट्रोड्यूसिंग एआई टू दिस प्रोफेशन विल प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑटोमेटिंग मंडेन। ओके, व्हाट इज ऑटोमेटिक मंडेन? एनीवन विदाउट गूगल? बेटा व्हाट इज ऑटोमेटिक मंडेन? कमन गाइस, आपको थोड़ा पढ़ के पता लगना चाहिए। अब बताओ, अगर इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, कल को इसके ऊपर कोई भाषा आ गई तो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। ऑटोमेटिक मंडेन का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑर्डिनरी
and you are trying to make it extraordinary. Mundane is something which is very ordinary. याद रखिएगा. तो बोलता है भाई अब यहां पर क्या है, जो छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें आपका काफी टाइम खराब होता है, उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है. कहता है उसको हटाना एआई का काम है. एआई का काम ह्यूमन हटाना नहीं है. जिस काम में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको हटाना. जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, ये भी एक तरह का एआई है. सर हम घर से क्लास लगा लेंगे ना, कौन आएगा जाएगा, टाइम वेस्ट होता है. ऑनलाइन वाले सारे बच्चे ऐसे करते हैं. ये बच्चों का प्रोसेस है एंड इट्स गुड. जिनको ऑनलाइन में अपना मैनेज होता है बहुत अच्छी बात है. इट्स नॉट बैड थिंग. क्यों? तुम्हारा पेट्रोल का एक्सपेंस बच रहा है. रोज सुबह तैयार होना, पहले तैयार होके आना. अभी देखो कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया अपने को. तुम्हारा जो है पेट्रोल का खर्चा, मेजर खर्चा पेट्रोल का. आजकल पता बेटा पेट्रोल सोने से ज्यादा महंगा है. ठीक है, तो ये बात याद रखना. तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है. तुम्हारा रोज जो आओ, पहले फिर मम्मी नए कपड़े चाहिए, सेंटर जाना है, वहां पर 4 जिन्हें मिलेंगी या मिलेंगे, एज द केस में भी सबने सच दस के जाना है. तो ये अपना अपना फंडा लाइफ का. फिर उधर जाके क्लास के बाद 2 घंटे बाहर अड्डे भी मारने हैं, 4 प्यार भरी बातें भी करनी है. तो वो सब टाइम बचता है. ये बातें याद रखिएगा. तो बच्चा यही चीज आपको सिखाने की कोशिश है कि एआई को अगर हम सही तरीके से यूज करें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है. द काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज इन द करंट सीन व्हेन एक्सटेंडेड टू द लॉ विल बी एनेबलिंग द क्विकर सर्विस एट लोअर प्राइस. मतलब काम जल्दी होगा और सस्ते में होगा. राइट. एआई इज मेंट टू ऑटोमेट अ नंबर ऑफ टास्क दैट टेक अप प्रेशियस वर्किंग आवर्स. Lawyers could be devoted to tasks that require discerning. Okay, what is discerning? Come on guys, आप लोग ने ये सब थोड़े वर्ड्स कभी सुने होंगे. Anyone? Attention नहीं, it is actually something which he needs to understand. ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है पहले बात को समझो. कहता है एआई जो है ना वो लॉयर्स का वो काम कर देगा. देखो एआई जो है वो है तो एक ह्यूमन रोबोट ही ना. ठीक है, तो अगर आप नोटिस करते हो वो ह्यूमन की जगह नहीं ले सकता. वो बोलता है जिसमें जहां पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो काम लॉयर्स खुद करेंगे. एआई आपके छोटे मोटे काम फटाफट खत्म कर देगा. तो जहां पर आपको टाइम डिवोट करना चाहिए, जहां पर आपकी ट्रस्ट क्वालिटीज हैं, याद रखना ऑब्वियसली तुम जितना मर्जी कर लो, ह्यूमन इमोशंस को थोड़ी डाल दोगे रोबोट के अंदर. ठीक है, कल को बच्चा आएगा सर वो रजनीकांत की पिक्चर देखी तो उसको प्यार हो गया था ऐश्वर्या राय से, वो मत सुनाना मुझे, वो खाली पिक्चरों में होता है. ठीक है, तो बच्चा बोलेगा सर ह्यूमन इमोशंस आते हैं, वो एग्जाम्पल था रजनीकांत की पिक्चर. इमेजिन करो कोई बंदा ऐसे ऐसे किताब पढ़ा और उसको लर्न हो जाती है सारी, बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाएगी. तो भाई साहब ये चीज दिमाग में रखना. ये चीजें जो है आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए. वो कहना क्या चाह रहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसकी रिप्लेसमेंट एआई नहीं कर सकता. ठीक है, काफी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं. द लीगल प्रोफेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन वर्ल्ड, थ्राइविंग ओवर 1000 years. ट्रस्ट जजमेंट. अब मुझे बताओ एआई कैन टेक डिसीजंस. कल को आप जज के बदले एआई को बिठा दो, भाई साहब वो खूनी है वो नहीं है, ये सब डिसीजन एआई लेगा? नहीं ले सकता. ठीक है, तो बोलता है दीज आर द पिलर्स ऑफ द प्रोफेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट्स. आपको पता बेटा लॉयर एंड क्लाइंट्स का कितना अच्छा रिलेशन होता है. लॉयर होता है जितना इसको लगा सकते हो लगाओ, सिंपल सा फंडा. तो लॉयर इज बेसिकली यू कैन ऑल्सो से भाई बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है वैसे तो. अच्छा, तो हमारे पास ह्यूमन कनेक्शन और इंटरेक्शन क्या है. जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज करते हो लीगल फील्ड के अंदर, तो आप डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकते हो दूसरे लैंग्वेजेस में. अब जैसे बहुत सारे क्या होता है, जैसे हमारे पंजाब में पंजाबी में, बाहर कहीं जाओगे तो कुछ और लैंग्वेज, साउथ जाओगे तो बेटा वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में चल रहा होता है. तो बोलता है ये सारी चीजें जो है ना आपके पास एआई आपके लिए इजी कर देगा. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा एक पर्टिकुलर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसको तुम 5 भाषाओं में टाइप करो, तो तुम्हें 5 अलग अलग बंदे चाहिए. अब वो एआई इमीडिएटली ट्रांसलेट कर देता है. ठीक है, तो अब इस केस में तुम्हें वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स को वहां पर देखना, हाई लेवल टास्क करना, शार्प डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सब के लिए एआई नहीं आएगा. ये सब के लिए तुम्हारा ह्यूमन रिलेशनशिप या ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, तो याद रखना, अगर तुम ये सोच के बैठे हो
कि कंप्यूटराइजेशन होने से लॉयर्स का काम खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ गया पैराग्राफ? ठीक है, अब इसका हमने ना नोट मेकिंग कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो बच्चा, पहली बात आप लोगों को जब इसकी नोट मेकिंग शुरू करनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। पहला फंडा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एड नॉट रिप्लेस लॉयर्स। दैट मीन्स artificial intelligence will only help, they will not replace the lawyers. याद रखना, it is not a threat. फिर दूसरी बात क्या थी? false assumption. मेजर पॉइंट्स उठाए हमने, याद रखना। false assumption will replace prof. prof किसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है बताओ? प्रोफेशन। यस, तो prof आप बना लो बेटा प्रोफेशन का शॉर्ट फॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज क्रिएटिंग पैनिक। ठीक है, अच्छा ये क्या है बेटा? PRVTT टेक, ये प्रेफर। अब ये सारी चीजें बच्चा आपके पास क्या है? ये एब्रीविएशंस है जो आप यूज करोगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। और आपको याद रखना है, मैंने क्लास में एक नोट्स दिए हुए भाई साहब की, नोट मेकिंग के अंदर ये सब आप एब्रीविएशन यूज करोगे। ठीक है, सो आप जैसे ये सब देखोगे, इसकी ग्लॉसरी भी हम बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ये उसने वर्ड डाल दिया, बोलता है प्रिवेंटिंग। ठीक है, अच्छा टेक से तो आपको समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी। अच्छा ये समझ लीजिए बेटा, इट इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन। अब ये बेसिकली क्या होता है बच्चा, मैं थोड़ा बता देता हूं। समथिंग विच इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, जो बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे अब टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है बेटा, ठीक है, तो अब यहां पर आपका जो फॉल्स असम्पशन है कि तुम टेक्नोलॉजी को कम यूज करो, आदमी का काम जाएगा, ये सब फॉल्स असम्पशन है। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहा है, याद रखना। फिर इट इज एप्लीकेबल इन लॉ इन विच एरियाज, जो फालतू काम है, याद है, ऑटोमेटिंग रूटीन और टीडियस टास्क को मिनिमम करेगा, जो फालतू काम है। ठीक है, दिस इज ऑफ डॉक्स इन अदर लैंग्वेजेस, दिस इज ट्रांसलेशन, याद है बच्चों को, ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अदर लैंग्वेजेस, उसमें हेल्प करेगा। डेटा माइनिंग, डेटा को सारा इकट्ठा करेगा। ठीक है, कोई भी, जैसे आप नोटिस करो, पुराने जमाने में क्या होता था, आप कोर्ट रूम जाते थे, एक रिकॉर्ड रूम अलग से बनाना पड़ता था। आजकल रिकॉर्ड रूम खत्म होते जा रहे हैं, सारा कुछ कहां पर आ रहा है? एक डेटा सर्वर में स्टोर हो जाता है, राइट। अच्छा, हेल्पिंग टू एनालाइज केसेस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखो शॉर्ट फॉर्म्स, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसके बाद स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चा ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो भाई जल्दी सर्विस मिलेगी लो प्राइस पे, लॉयर्स को फालतू काम करने से बचाएगा, लॉयर्स अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग, कैन यू सी द एब्रिविएशंस? ठीक है, तो इस तरीके से आपने यूज करनी है। उसके बाद उनके बीच में ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट, एम्पैथी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। ये याद रखना, एआई क्या क्या नहीं कर सकता। जो शार्प डिसीजन मेकिंग है, जो जजमेंट्स होती हैं, वो एआई नहीं कर सकता। क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बनाना एआई नहीं कर सकता। लीगल ब्रीफ को लिखना वो एआई नहीं कर सकता। ठीक है, और क्लाइंट्स को एडवोकेट करना, कहने का मतलब ये हो गया बच्चा कि सपोज क्लाइंट्स को एडवाइस करना, क्लाइंट्स को सलाह देना। अब बताओ एआई सलाह देगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हर चीज के ऊपर एआई नहीं लग सकता। तो अब आपको ये सारे पैराग्राफ का नोट्स बनाने के बाद उसकी की तैयार करनी है। ये देखो बच्चा, हम जहां जहां एआई यूज कर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिनिमम, प्रिवेंटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोलिफरेशन, एप्लीकेशन, ऑटोमेटिंग, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट्स का डॉक्स, लैंग्वेजेस, एनालाइज, डिसीजन मेकिंग, स्कैनिंग। तो मतलब इस तरीके से आपको प्रॉपर नोट मेकिंग आंसर करना है। डिड यू अंडरस्टूड गाइस? ये नोट मेकिंग का मुद्दा समझ में आ गया? देखो मुद्दा पता है क्या है, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग ना इसको पढ़ते नहीं, सजेस्टेड आंसर्स को। मेरी आज का क्लास का मुद्दा यही है कि आप लोगों को एक मैं कराऊंगा, बाकी 3-4 आपको खुद पढ़ने चाहिए बिफोर यू अटेम्प्ट बीसीआर।
ताकि आपको पता लगे भाई आईसीआई चाहता क्या आपसे, व्हाट इज देयर वे ऑफ आंसरिंग, राइट। फिर हम बोलते हैं हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट। हम सजेस्टेड आंसर्स नहीं पढ़ रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लॉ के भी पढ़ो और बीसीआर के भी पढ़ने हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब इसी की हमने समरी लिखनी थी 2 नंबर में। अब आप एक काम करो, हेडिंग बनाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट। अब आपको बच्चा बोलेगा सर समरी लिखनी 2 नंबर में, कितने वर्ड्स में लिखे? उसने लिखा है कितने वर्ड्स में लिखना है? नहीं, मेरे हिसाब से 2 नंबर के लिए 8 से 10 लाइन बहुत है। मैक्सिमम 10 लाइन 12 लाइन के अंदर आप पैराग्राफ खत्म कर दो, मैक्सिमम। क्योंकि जितना फालतू लिखोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम मत वेस्ट करो। 8 से 10 लाइन आपके लिए बहुत है, ठीक है। मैक्सिमम 12 कर लो, क्योंकि वर्ड लिमिट लिखी नहीं हुई है। वर्ड लिमिट वहां लगाओ जब क्वेश्चन में लिखा है कि इतने वर्ड लिमिट में आपने सम खत्म करना है, सॉरी क्वेश्चन खत्म करना है। देखिए, देयर आर मेनी फॉल्स assumptions during the rounds pertaining to AI, foremost being that it will replace professionals. अब देखो सीधी सीधी बात, ठीक है। The objective is to create panic and prevent proliferation of technology. AI can be applied in legal profession for automating routine and tedious tasks, requiring minimum intelligence, translation of case documents in other languages, data mining, helping to analyze cases for decision making, scanning and organizing legal and case documents. Major benefit is that lawyers will not only readily available at lower price, but will also save their precious time, which is very important. ठीक है, और ये आपके पास ह्यूमन कनेक्शन और रिलेशनशिप बताएगा, अच्छा बनाएगा क्लाइंट्स के साथ। It is clear that AI cannot perform tasks like sharp decision makings. अब देखो, पूरे पैराग्राफ के अंदर 3 मेन बातें थी, हमने तीनों लिख दी। क्या? एक पहला क्या बोलता है आपके पास? पैनिक। दूसरा, वो आपको ये बताता है बेटा उसके बेनिफिट्स क्या है। तीसरा, व्हाट एआई कैनॉट डू। अगर आप देखोगे हमने तीनों बातें यहां लिख दी पैराग्राफ के अंदर, तो सारे पैराग्राफ का जो सारांश था वो यही था। पहला क्या था? पैनिक क्रिएट कर रहा है, फॉल्स assumptions क्रिएट कर रहा है। दूसरा, बेनिफिट, और व्हाट एआई कैनॉट डू। मुझे बताइए बच्चा, ये क्लियर है एवरीवन? चलिए, दैट्स ग्रेट, ओके। रवनी जी, मैक्सिमम एब्रीवेशंस जो हैं याद रखिएगा, वो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस के अंदर देखकर बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितनी एब्रीवेशन बनानी है। एज सच बच्चा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बात याद रखना बेटा। एज सच कोई लिमिटेशन नहीं होता कि इतनी एब्रीवेशन आपने बनानी है। हाँ जी बेटा, देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड्स दे आर यूजिंग। अगर मान लो जैसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बड़े बड़े लेटर्स हैं, उसके अंदर बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से एब्रीवेशन बनाते जाओ। बिकॉज अगर आप नोट मेकिंग में चेक करोगे, कम से कम अगर मान लो जैसे पैराग्राफ आपको मान लो दिया हुआ है 25 लाइन का फॉर एग्जाम्पल, तो 25 लाइन में कम से कम बेटा 50% तो तुम्हें बनानी चाहिए। समझ गए? तुक्का क्या होता है? तुम्हें 25 लाइन दी हुई है, 25 लाइन के अंदर कम से कम भाई 10 से 12 एब्रीवेशन तो पक्का बनाओ, ठीक है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द पैराग्राफ गिवन। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए प्लीज। अब ये क्वेश्चन देखो, बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये चॉइस वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। जैसा अगर आपने नोटिस करा, ये बात याद रखना कि भाई आप लोगों ने पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, बाकी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बेटा स्टार्टिंग में कि आपने वहां पर कोई 3 आंसर करने, कोई एक आप छोड़ सकते हो, और इंटरनल चॉइस नहीं है, एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, आपको याद होगा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला चैप्टर याद है बच्चों को? उसमें फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं उसके बारे में 2 नंबर का डिस्कस करना है। फिजिकल बैरियर्स के पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ये बच्चे खुद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं। अब जैसे एक वर्ड आ रहा हमारे पास, अब यहां पर आ गया वर्ड मीनिंग का गेम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पहले ये बताइए। वैसे उसने कोई प्रोनाउंसिएशन पूछनी नहीं, वैसे अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, बच्चे कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको?
अच्छा पंजाबी बच्चे अधेरे, अधेरे सर अधेरे, कहते सर अंधेरे का अधेरे कर दिया। या कुछ बच्चा भाई अधा ते अधेरा। अच्छा इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे पहले मैं सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। हाँ जी, वेरी गुड, इट्स एडहेयर, इट्स एक्चुअली एडहेयर। ओके, अब बच्चों को भाई साहब, अब देखो जानबूझ के पंगा क्या ले रहा आपसे, वो पेपर में उटपटांग वर्ड देगा। आपका जो वोकैब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वर्ड मीनिंग के लिए, आपके पास मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ओके, अब पहली बात याद रखना बेटा शाइना, अगर नोट मेकिंग 5 नंबर की है तो बच्चा देखो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं आपके राइटिंग पे, डिपेंड करता है। मैक्सिमम मार्क्स वाला कोई सीन नहीं है बच्चा, तुम 5 के 5 भी स्कोर कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्किल्स पे कि आपके राइटिंग स्किल्स क्या हैं। वैसे थ्योरी में 5 नंबर का कोई चीज होगी तो मैक्सिमम 3 या 4, उसके ऊपर नहीं मिलते। फुल मार्क्स थ्योरी में कभी नहीं मिलते, ये बात याद रखिएगा, फुल मार्क्स थ्योरी में कभी नहीं मिलते। ओके गाइस, सबसे पहली बात, एडहर का मीनिंग पता आप लोगों को क्या होता है? बेटा ये तो चलो बच्चों ने रट्टा मार लिया, फास्टन, फास्टन का मीनिंग बताओ। अच्छा, फास्टन का मतलब बच्चा बोलेगा समथिंग विच इज वेरी फास्ट, यही हो गया ना गाइस? सो यू गाइज आर रॉन्ग। देखिए बच्चा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू नो द आंसर ओनली, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। कल को भाई साहब ये भी पूछ सकता है कि इससे 1 नंबर का सेंटेंस बनाओ। अब जब मीनिंग आता नहीं होगा, ढक्कन सेंटेंस कहां से बनाओगे? याद रखना, समथिंग विच इज स्टिक फर्मली, एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। अब फास्टन जो वर्ड है बेटा, याद रखना, किसी चीज को ज्वाइन करना इज कॉल्ड फास्टन। अब स्टिक फर्मली और ज्वाइन करना, इट्स ऑल द सेम, ये बातें याद रखिएगा। तो बच्चों को थोड़ा सा इसका आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम कहते हैं भाई सूटेबल एंटोनिम। अच्छा, एंटोनिम उल्टा होता था, याद है बच्चों को? ठीक है, अब एक बात सोचो, कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड बड़ा अब कॉमन वर्ड है यार, तुम कैंडिड पिक्स मत बोलना प्लीज, सर पिक्स आर वेरी कैंडिड, वो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिंपल बात कर रहा हूं बेटा। कैंडिड क्या एक एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर हम एक ह्यूमन नेचर की बात करें तो व्हाट इज कैंडिड, क्योंकि आप नीचे नोटिस करोगे, आपको नीचे सारे जो आंसर्स दिए हैं ना, वो ह्यूमन नेचर के हिसाब से दिए हुए। अच्छा, व्हाट इज कैंडिड? बड़बोला, हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़बोला, जो बंदा बहुत खुले दिल से बोलता है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। तो कहने का मतलब सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, मतलब जो आप सोचते हो आप वो मुंह पे बोल देते हो। अब इसका उल्टा छुपा रुस्तम, डिसेप्टिव, जिसको हम कहते हैं मीसना बंदा। कितना मीसना बंदा है, सियाना है मीसना। जो बंदे चुप रहते हैं ना भाई, वो उतने गड़बड़ होते हैं, याद रखना, दे आर डिसेप्टिव। ठीक है, वालो वाली माता, गुड। सो अल्टीमेटली क्या बेटा? फॉल्स इंप्रेशन। ओके गाइस, इसका आंसर हो गया फॉल्स इंप्रेशन। एवरीबडी इज अनक्लियर? ठीक है, ये बातें याद रखिएगा बेटा। ओके गाइस, मैं इसका ना आपको अभी आंसर नहीं शो करूंगा। मैं क्या चाहता हूं कि आप सारे बच्चे मुझे इसको कन्वर्ट करके बताएं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ही सेड टू मी इट वुड बी नाइस इफ आई कुड सी यू अगेन। रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। हाँ जी बच्चा, very good, that is correct. Now she is saying he told me that it would be nice, आगे क्या बोला बच्चा आपने?
if he could see me again, that is correct. If he could see me again, चलो that is correct. Anything else? इसमें कुछ और अगर चेंज कर दे, मान लो जो इन्होंने बोला इसको छोड़ के, अब इसके एक दो आंसर बन सकते। हाँ जी, जैसे दीदी ने टोल्ड मी बोल दिया, टोल्ड मी हटा दो, बाकी सारा सेम रखो। टोल्ड के बदले और क्या यूज कर सकते हो? यस, याद रखना हम टोल्ड के बदले भी यहां पर सेड टू मी यूज कर सकते हैं। यस कृति, इवन यू आर राइट, ही सेड इट वुड बी नाइस इफ यू कुड सी मी अगेन। यस, यू आर राइट। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, अब आपको एक पैराग्राफ गिवन है, उसका प्रेसी लिखना है। देखो भाई 5 मार्क्स का प्रेसी, अब ये आपके ऊपर आप कैसे लिखते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कोर करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, बेटा प्रेसी समझ लीजिएगा, पहले पैराग्राफ समझते हैं। हम एक काम करते, लेट्स चेंज इट। आप सबके सामने पैराग्राफ है, सारे बच्चे पढ़ो, रीड करो और मुझे बताओ इसका मीनिंग। चलो लेट्स सी कौन सा बच्चा सबसे अच्छा लिखता है प्रेसीज का। लिखो लिखो, राइट डाउन, आई विल गिव यू टाइम। कम ऑन गाइस, एवरीवन। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन में वो भी लिखना शुरू करो। रीड द पैराग्राफ, आई विल गिव यू टाइम। 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट में आपने प्रेसी लिख के दिखानी है। 5 मिनट्स में सारे बच्चे लिखो। और उसके बाद मैं आपको आईसीआई का सजेस्टेड आंसर दिखाता हूं, आप चेक करो कि आईसीआई कैसा चाहता आपसे आंसर। हाँ जी भाई, पढ़ लिया पैराग्राफ सबने? अब पहले आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आप सोचो बच्चा, इसका पैराग्राफ का एक समरी हमारे पास क्या होना चाहिए। भाई एक शिप थी,
टाइटैनिक नहीं, याद रखना, उसका नाम था एस्टोनिया। बहुत वेल डिजाइन थी, केयरफुली मेंटेन थी, अच्छी खासी उसमें लाइफ बोट्स थी। वॉयज पे जाने के पहले उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ, ठीक है, कुछ देर बाद ही डूब गई। अब बोलता है भाई वो इतनी फास्ट डूबी कि वहां पर लोगों को बचाने का मौका नहीं मिला। जो लोग थोड़े बहुत बच गए, ओनली 139 पीपल सर्वाइव्ड, बाकी लोग हाइपोथर्मिया से मर गए। बेटा हाइपोथर्मिया होता है जब किसी का बॉडी टेम्परेचर एकदम से डाउन, ठंड में होता है ना, ठंड में कुल्फी जमना, दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया, राइट। जिसका बॉडी टेम्परेचर एकदम से डाउन चला उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो बोलता है भाई साहब फाइनल डेथ जो है पता लगा 912 लोग जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए। बोलता है भाई ये काफी एक अनप्लेजेंट था, क्योंकि जितने भी लोग थे वहां पर वो काफी लोग मर गए, जो बच्चे थे, वुमेन थी और एल्डरली थे। जो यंग मेन थे वो बच गए। तो जो छोटे छोटे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए, जो वुमेन सर्वाइव नहीं कर पाई, जो बूढ़े लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। चलिए भाई इसके ऊपर हमने एक प्रेसी बनाना है। लिखना शुरू कर दो और जैसे ही हो जाता है मुझे आप मैसेज डालो सर डन, मैं वेट करता हूं। गाइस आई विल गिव यू अ टाइमर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस पे मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगते हैं, 1 मिनट रीडिंग मैंने करवा दी है। नेक्स्ट आई विल गिव यू 4 मिनट्स, यू हैव 4 मिनट्स गाइस। चलिए मैं 4 मिनट्स के बाद वापस यहां पर आऊंगा। बच्चा 1 मिनट और रहते हैं,
इससे ज्यादा टाइम इसको नहीं लगना चाहिए. जस्ट लास्ट 1 minute इज लेफ्ट. You should not take more time than this. Is it done? Okay guys. अब आप सारे बच्चे इसका आंसर कंपेयर करो. आपने क्या लिखा और आईसीआई क्या चाहता आपसे. देखिए बच्चा, पहली बात एक छोटी सी हेडिंग, सिंकिंग ऑफ एस्टोनिया द डेडली वॉयज, पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया सैंक इन बाल्टिक. मेन बात लिख दी उसने. डिस्पाइट बीइंग वेल डिजाइंड, कैरिंग इनफ लाइफ बोट्स एंड बीइंग ड्यूली इंस्पेक्टेड ऑन द फेटफुल डे ऑफ द वॉयज, इट वेंट डाउन क्विकली इन कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट. और मेन मुद्दा क्या था, 139 पीपल सर्वाइव्ड एंड 912 डाइड. मोस्टली वर वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल. That's it, खत्म. And they died of hypothermia. अब देखो क्या आप लोग का इसके आसपास मैच कर रहा है तो हाथ रेस करो. बेटा ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं, जस्ट रेज योर थंब और सेंड मी योर स्माइल्स इफ योर आंसर इज मैचिंग टू दिस आंसर. चलो दैट्स गुड, वेरी गुड. और आप एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको प्रेसी में बताया हुआ है जितना भी पैराग्राफ है उसका 25% उसका आंसर होना चाहिए. याद है बच्चों को? 25% से लेकर 30% के आसपास, मतलब 1/3 के आसपास आप आंसर रखो, उससे ज्यादा मत लेके जाओ. ठीक है? ज्यादा लिख दोगे तो गलत होगा बच्चा, ज्यादा नहीं लिखना. क्योंकि आपको मैंने एक सिंपल फंडामेंटल, मतलब मैक्सिमम 1/3. अगर मान लो जैसे आप यहां पे नोटिस करोगे, यहां कितनी लाइंस आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप्रोक्सीमेटली 4 लाइंस में या मैक्सिमम 5 लाइंस तक खत्म करो. अब ये देखो 1 2 3 4 में खत्म हो गया. इस लाइन को हम ज्यादा काउंट नहीं करते. बड़ा आप लोग समझ रहे हैं? तो आप इसके अंदर चेक कर लो भाई कि मैक्सिमम आपका इतना लाइंस होना चाहिए. ओके बच्चा, फिर आपके पास कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे इस पेपर में. जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश में डिफरेंस क्या होता है ये आप खुद करेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, वो नहीं मैं करा रहा. मेरा मुद्दा आपको है ग्रामर वाले क्वेश्चंस कराने का. ये सिंपल क्वेश्चंस हैं. फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक होता है फोकस एंड अटेंशन. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे, आप खुद करेंगे. ओके अब मुद्दा क्या है भाई, हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं, हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करने, हम करेंगे एक्टिव से पैसिव. मान लो एक सेंटेंस आ गया, ब्रिंग द कल्प्रिट. कौन आंसर करेगा इसका बताओ? ब्रिंग द कल्प्रिट. इसको मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है. ब्रिंग द कल्प्रिट. वेरी गुड. लेट द कल्प्रिट बी ब्रॉट. लेट द कल्प्रिट बी ब्रॉट इन, या कुछ भी आप लिख सकते हो. लेट द कल्प्रिट बी ब्रॉट या ब्रॉट इन, एज द केस में बी. ब्रॉट भी लिख सकते हो, ब्रॉट इन भी लिख सकते हो. अच्छा अब उल्टा, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना. बेटा हम लोगों ने बेटा पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है. 3 cleanliness campaigns will be launched by the authorities in the park. उल्टा करना है, याद रखना. The authorities will launch, yes,
The authorities will launch three cleanliness campaigns in the park. बड़ा सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके भाई साहब, इसको हमने क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. द ग्रुप शाउटेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये इजी है, बस खाली डैट लगाना है, बाकी सारा सेम है. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल है. याद है सारे बच्चों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है. अब एक क्वेश्चन आया, बोलता है भाई साहब आप एक काम करो, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है हम लोगों ने. गवर्नमेंट का डिसीजन आ रहा है कि भाई साहब मल्टीप्लेक्स खोल दो 1 साल के बाद. पिछले पुछले लोगों ने देखनी है, जाना होता है बेटा सबने पिक्चर देखने के लिए. तो उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को हमने एक नेशनल न्यूज़पेपर में अपना पोस्ट करना है वहां पर. अब वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा. न्यूज़पेपर रिपोर्ट, गवर्नमेंट डिसीजन टू ओपन मल्टीप्लेक्सेस आफ्टर ईयर. आपका नाम, आप कौन हो, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट हो, डेट लिखी, कोई भी आप इमेजिनरी डेट लिख सकते हो. अब पहली बात, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है. सर 5 नंबर में क्या लिखे? एक पेज मैक्सिमम 2 या 3 पैराग्राफ. बेटा आंसर करने का तरीका समझ में आ रहा है? जो मेरा मुद्दा है क्लास में, हम क्या करते हैं, हम बीसीआर को बड़ा लाइटली लेकर हम आंसर नहीं ढंग से करना सीखते. तो भाई साहब एक पेज में तुम क्या करोगे, 2 या 3 पैराग्राफ लिखोगे. ये बात याद रखना. तो चाहे तो इसको दिमाग में बिठा लो, 5 नंबर इक्वल्स टू 1 पेज. रिपोर्ट में मैक्सिमम 2 या 3 पैरास. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. लिखा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ करा एक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के अंदर मल्टीप्लेक्सेस को ओपन करेंगे 50% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ, और बाकी उन लोग कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे. 1 साल के सूखे के बाद, सूखा मतलब पिक्चर कोई देखने गया नहीं, cinema theaters get ready for business activity in and around the premises. Cinema operators who have been out of business for 1 साल, they actually welcome the decision. तो इसमें आप एक चीज नोटिस करना, अपनी नहीं इसमें कुछ फेंकना, इसमें अपने बायस व्यूज नहीं देने, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं याद रखना. फैक्ट्स को मेंशन करना है. बोलता है इवन स्मॉल बिजनेस इन द विसिनिटी. अच्छा, व्हाट इज विसिनिटी? एरिया, आपके आसपास. ठीक है, आपके आसपास, दैट इज विसिनिटी. हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. हीव मतलब हाँ, सांस में सांस आई. समझ गए सारे बच्चे? दिस इज कॉल्ड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. मिस्टर प्रेसिडेंट, जो भी XYZ प्रेसिडेंट होगा सिनेमा ऑपरेटर्स का, जैसे हमारे यहां पर करण जौहर है, आपको पता है कितना यूजफुल बंदा या बंदी, पता नहीं, आज तक पता नहीं लगा कुछ, तो भाई साहब देखेंगे, कोई बात नहीं. तो इसमें अभी जांच पड़ताल चल रही इस बारे में. तो भाई साहब अब यहां पर क्या कहानी है, तो XYZ जो प्रेसिडेंट है सिनेमा ऑपरेटर्स का या एग्जिबिटर्स एसोसिएशन का, उसने सरकार को कंग्रेचुलेट करा है. ठीक है विशाल जी, इसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट है बेटा. न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हेडिंग्स नहीं होती, सिंपल खाली आपने जो ऊपर लिखना है वो हेडिंग लिखी है, कोई फॉर्मेट इसका खास ऐसे नहीं बनता, याद रखिएगा. ठीक है, तो ये बात याद रखना बच्चा. ओके, सो गाइस अब यहां पर पढ़ेंगे. ही फर्दर रिमार्क्ड, वी हैव सफर्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस. अब ये आपने किसके व्यूज डालने बेटा? वो प्रेसिडेंट के. ठीक है, डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द थिएटर्स ही इन्फॉर्म्ड, वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड द सिनेमा ओनर्स टू गेट देयर स्टाफ वैक्सीनेटेड. ऑब्वियसली भाई, और मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी हैव देयर स्टाफ हैज वैक्सीनेटेड एटलीस्ट विद द फर्स्ट डोज. तो मतलब पहला एक डोज उनको लग चुका है. थिएटर्स की कैंटीन फैसिलिटी और पब्लिक कन्वीनियंसेस विल बी फ्यूली फ्यूमिगेटेड. व्हाट इज फ्यूमिगेटेड? वो यार जहां स्प्रे स्प्रू मारते हैं, ठीक है, सैनिटाइज्ड, सिंपल सा फंड है. जो धुएं वाली स्प्रे नहीं मारते, जो आजकल डेंगू मच्छरों के लिए मर रही है उसको, सॉरी जो आप लगा रहे हैं सारी सरकार, दैट इज फ्यूमिगेटेड. फ्यूमिगेटेड इज समथिंग विच गिव फ्यूम्स. फ्यूम्स क्या होता है? धुआं टाइप.
Okay, between shows, thermal screening and sanitizing is available at the entry and exit gates. आने जाने के पहले सैनिटाइज करके जाना पड़ेगा. Cinema owners, operators are optimistic about the part recovery of the losses, banking on big film releases. जैसे भाई अगले 2 महीने में दिवाली का सीजन है, या मान लो भाई दिसंबर का महीना, छुट्टियों का महीना, उसमें काफ़ी पिक्चरें रिलीज होंगी, लोग जाएंगे देखने के लिए, उनको है कि हम लोग को अपना रिकवरी होगा. एविड सिनेमा बफ्स. अच्छा, व्हाट इज एविड सिनेमा बफ्स? ओ यार, सिनेमा के प्रेमी, पागल, दीवाने, जिनको हर पिक्चर सिनेमा हॉल में देखनी है, दे आर वेरी एक्साइटेड. एविड समथिंग क्या होता है बेटा? एविड का मतलब क्या होता है? समथिंग, समवन हु इज वेरी क्रेजी अबाउट समथिंग. ठीक है, ये सब वर्ड्स याद रखिएगा. अपने फेवरेट स्टार्स को बिग स्क्रीन पे देखने जाएंगे आफ्टर लॉन्ग हिएटस. व्हाट इज हिएटस? इंटरवल, द गैप. ठीक है, याद रखिएगा. दे आर ऑल्सो सीकिंग रिलैक्सेशन इन नाइट कर्फ्यू. बोलता रात के शोज चलाओ ना यार, मजा आता था. ठीक है, ताकि नाइट शोज का अलाउ करेंगे. पॉपुलर मल्टी चेन, जो अब मल्टीप्लेक्स चेन जो है सिटी में, उसने लोगों को 5 से 10% डिस्काउंट दिया जिसके 2 टीके लगे होंगे. भाई दोनों टीके लगे, सर्टिफिकेट दिखाओ, 10% का डिस्काउंट पाओ. स्कीम आ रही बेटा. ठीक है, बोलता है भाई साहब कोविड-19 की आज भी जो 3rd वेव है आने के चांस है. अच्छा, हाउ लॉन्ग विल दिस यूफोरिया लास्ट? आई एम सॉरी भाई साहब, मुझे पहले एक बात बताइए, व्हाट इज दिस वर्ड कॉल्ड यूफोरिया? यार ये सब तो बड़े सिंपल. ये एक बड़ा अच्छा हमारे इंडिया में बैंड होता था, उसका नाम था ये. नहीं, यूफोरिया तो ठीक है, बैंड का नाम था, बट इसका मीनिंग क्या है? जो बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल होता ना बेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज. जैसे अब सपोज हम जब क्लास में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, खुशनुमा माहौल. कुछ बच्चे ट्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? वो एक यूफोरिया क्रिएट कर रहे हैं. एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया आईसीएम ट्रिप के नाम से, अपने आप ही मेरे से बिना पूछे. अच्छा, बाद में अपने आप ही बच्चे क्या कर रहे हैं भाई कि सर हम इसमें ट्रिप पे जाना चाहते हैं, चलो ना भाई. अच्छा, फिर पता नहीं कहां से जगह जगह ढूंढ रहे भाई. वो जगह कौन सी? सुनसान जंगल. कल मेरे पास है, मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई तुम कहां बच्चों को जंगलों में लेके जा रहे हो? एक नदी है वहां पर, और पता नहीं कहां कहां चढ़ के, बोलता है एक टेंपल है वहां पर, वहां जाएंगे. मैंने कहा भाई तुम लोग जाओ, ऐसे अंधेरे सुनसान इलाकों में मैं नहीं जाता. तुम्हारी उम्र है, तुम जाओ. कल को मैं 2-2 बच्चे ढूंढता रहूंगा, एक उस कोने में बैठा हुआ है, एक उस कोने में बैठा हुआ है. पता लगे भल्ला और ऋषभ तो गायब ही हो गए. ठीक है, तो भाई साहब ये ट्रिप एक्चुअली में अपने लिए बना रहे हैं. तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा जाना यार अच्छी सिटी में चलो, कोई वहां चलते हैं. तो थोड़ा था, हमने थोड़ा सिस्टम चेंज करा था. चलो बच्चों को पता लग जाएगा, मतलब जहां थोड़ी रौनक हो यार. सुनसान जगहों पे जाके तुम क्या करना चाहते हो? ओके गाइस, तो जो सुनसान जगह बेटा आप लोग अकेले चले जाना. ट्रिप पे हम लोग जाएंगे तो हरी भरी जगह पे जाएंगे. ठीक है, ओके गाइस, चलिए कम बैक टू स्टडीज. अच्छा, 1 मिनट, जोक्स अपार्ट, ऑन द अदर साइड, इज दिस क्लियर? द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एवरीवन. ठीक है, अब जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से जो सिंपल, एक्टिव, पैसिव है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, आप देखोगे पेपर में हर क्वेश्चन के साथ आया हुआ. मतलब आप समझ जाओ, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग पेपर पैटर्न समझ रहे हो? 5 चीजें हर बार आ रही है, 5 चीजें हर बार आ रही. पेपर पैटर्न समझो. एक, पहला कम्युनिकेशन का एक डायरेक्ट क्वेश्चन. ये देखो, कम्युनिकेशन जो पहला चैप्टर करा था उसका डायरेक्ट क्वेश्चन. पेपर पैटर्न समझो, मैं आपको एक पेपर और करा दूंगा, बच्चे बोलेंगे तो. 5 चीजें ऑलमोस्ट हर बार आ रही है. दूसरा, हर क्वेश्चन में एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या वाइस वर्सा, ये आ ही रहे. तीसरा, कॉम्प्रीहेंशन, ये हर जगह आ रहा है.
चौथा नोट मेकिंग, और पांचवा आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो गाइस आप ये समझ जाओ। अच्छा, ये चीजें हर बार रिपीट हो रही है, और इस बार के लिए फॉर दिसंबर 2021 मैं आपको बता दूं, मेल राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल एंड रेज्यूमे ये इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे जरा इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस बार इसका क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आया हुआ प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने आएंगे। अब जैसे यहां पर आप देखते हो 10th क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे भाई, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आप लोग खुद कर लेना। मेरा मुद्दा है आपको 250 वर्ड्स पे आपको एक आर्टिकल लिखना है कि भाई पार्लियामेंट में जाना है। सारे जो हमारे कंट्री के महान नेता हैं, पार्लियामेंट में जाने के पहले उनको एक कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो जो कोविड का उनको सर्टिफिकेट चाहिए उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। गाइस अब इस आर्टिकल को कैसे लिखा गया है ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर वर्ड लिमिट आ गई, वर्ड लिमिट आ गई, 250 से एक्सीड मत करना, याद रखना, ध्यान से चेक करिए। कोविड सर्टिफिकेट मस्ट फॉर अटेंडिंग पार्लियामेंट्री सेशन। अब एक बात सोचो, तुम्हें लगता है ये सारा जो इन्होंने सजेस्टेड आंसर दिया 250 वर्ड में है? चेक करो, अगर तुम काउंट करोगे सजेस्टेड आंसर्स जो हैं, जो दिए जाते हैं, वो 250 वर्ड से एक्सीड भी कर सकते हो। बट आपने एग्जाम में कभी भी 250 वर्ड से एक्सीड नहीं करना। 250 वर्ड का मतलब होता है 260 हो जाए, 270 हो जाए, चलेगा। यहां पर अगर तुम पढ़ोगे ना तो ये वर्ड्स जब तुम सारे टोटल काउंट करोगे 250 से कहीं ज्यादा आएंगे। चेक कर लेना बेशक, ठीक है। तो याद रखना, तुमने लिमिट को एक्सीड नहीं करना। 5-10 वर्ड आगे पीछे चले जाए, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई साहब, उसने पहले लिखा कैसे, पहले ये समझो। कहते हैं कोविड-19 इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज, मतलब ये आर्टिकल लिखना न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है कोविड-19 का, पहले आपने वहां पर पूरा लिख दिया कि भाई यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस को, सबको बहुत ज्यादा ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। तो पार्लियामेंट भी बहुत ज्यादा नुकसान में है, पार्लियामेंट के सेशन नहीं हो रहे। अब एक बात बताओ, पार्लियामेंट के सेशन नहीं होगा तो देश कौन चलाएगा? तो वो यही कह रहा है बेटा, नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज, पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज पार्लियामेंट में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बोलता है अब पार्लियामेंट्री सेशन को डिस्ट्रप्शन ना हो, रुकावट ना हो, उसके बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे कि जितने भी मेंबर्स वहां पर आते हैं, सारे के सारे विजिटर्स, मेंबर्स, उनको सबको कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लैंग्वेज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पकड़ो, कोविड सर्टिफिकेट वाइड नोटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे देश में एक होता है ऑफिशियल गजट, सारे बच्चों को पता होगा, उसमें ऐसे सर्कुलर्स निकलते हैं, तो उसके हिसाब से उसका एक नोटिफिकेशन नंबर होता है। तो उस नोटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंगली आपका क्या आंसर होना चाहिए वो आपको समझना है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। बोलते हैं 72 घंटे पहले आपको टेस्ट किया होना चाहिए। मैं आपको मेन मेन चीजें पढ़ा रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना। टेस्ट कौन सा होना चाहिए बेटा? रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर वो आपका नेगेटिव आता है तो आपको करना है, अगर पॉजिटिव आता है तो भाई साहब मेंबर को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में चले जाना है। मेंबर को हर बार मास्क डाल के रखना पड़ेगा, डिस्कशंस के टाइम पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सारी कहानी आपको फॉलो करनी है, आप समझ गए। तो अगले ने किस तरीके से लिखा, पैराग्राफ बनाए 2-3, 250 वर्ड्स इज इक्वलेंट टू 1 पेज के आसपास। याद रखना, अगर तुम प्रॉपर अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से 250 वर्ड्स एक पेज में या मैक्सिमम 1.5 पेज में बड़े आराम से आ जाएंगे, उससे एक्सीड मत करना। गाइस आप मुझे बताइए बेटा, सारे बच्चों को क्लियर?
अच्छा, जुलाई का पेपर ना कोविड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, अगर आप नोटिस करते हो। फिर से देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं आपको यहां पर अब देखूंगा इडियम्स, फ्रेजेस और वर्ड्स जो आपको नीचे लिखे, उसका करेक्ट मीनिंग बताना। आपको दिया है स्टॉर्म एंड टी कप, ऑप्शंस दे रहा हूं, आप बताना स्टॉर्म एंड टी कप का आपके लिए क्या सबसे अच्छा मीनिंग बनता है इन चारों में से। समझते हो बेटा? कहते ना बात का बतंगड़ बनाना, हिंदी में कहते हैं कोई बात का बतंगड़ बनाना, उसको बोलते हैं स्टॉर्म एंड टी कप। कोई आपके पास बिग इशू क्रिएट करना। अच्छा, फिर एक आपके पास वर्ड है कोर कंपिटेंसी। व्हाट इज कोर कंपिटेंसी? बड़ा ये बड़ा बिजनेस का लैंग्वेज है, बड़ा बच्चा हमने काफी बार यूज करा होता है। व्हाट इज कंपिटेंट? समथिंग इज वेरी केपेबल ऑफ। तो व्हाट इज कोर कंपिटेंसी, ये बताओ मुझे। कोर कंपिटेंसी इज एक्चुअली द गुड स्ट्रेंथ और द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। याद रखना, दिस इज सी ऑप्शन। कंपिटेंसी क्या होता है? किसी का स्ट्रेंथ, किसी की हिम्मत, ठीक है, किसी के अच्छे स्किल्स, याद रखिएगा। ओके, चलो एक ये भी कर लो। हमने इसको बेटा एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। हु वर नॉट लाइकली लाइक बाय यू एट द पार्टी। बताइए कौन से लोग आपको पसंद नहीं आए? अच्छा, यहां पर बच्चे गलती करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग हु से है। हाँ जी बच्चा, क्या आंसर है? शी सेइंग whom you did not like at the party। कितने लोग एग्री करते हैं बेटा? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दो यार, आप लोग कोई जवाब दे नहीं रहा। एक बार ऑनलाइन वालों को भी जवाब, इन लोग दे आर नॉट आंसरिंग बैक बेसिकली। बेटा फटाफट से आप लोग भी रिप्लाई करो। ओके, कृति सेइंग whom did you not like at the party? ठीक है बच्चा, दिस इज द बेटर वर्जन जो कृति ने पहले आंसर दिया। whom did you not like at the party? ठीक है, यह बात याद रखना, whom did you not liked at the party? This is a better version. Guys, clear? Okay. अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई साहब, फियास्को का मतलब क्या होता है? फेलियर। सारे बच्चों को पता है, वो ठीक है, फियास्को इज फेलियर। एक और वर्ड पकड़ते हैं, लीमिंग का मतलब बताओ। बेटा बच्चे गूगल देवता पे मत जाना जो ऑनलाइन में है, ऑप्शन नहीं देनी। What is leaming? It's a very common word which we use in physics. आप लोगों ने 10th तक फिजिक्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तभी कॉमर्स में आ गए। लीमिंग इज एक्चुअली अ ग्लीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट को बोलते। कहते ना अंधेरे कमरे में एक जो रोशनी जग रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज लीमिंग बेसिकली। चलिए ठीक है, सारे बच्चों को थोड़ा बताना जरूरी था भाई, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लीम ऑफ लाइट। अच्छा, अब एक और बात, इनका बेटा कोविड से पीछा नहीं छूटा। कहता है लैंडलॉर्ड को चिट्ठी लिखनी है। भाई साहब गौर करना, लैंडलॉर्ड को चिट्ठी लिखनी है, भाई साहब रेंट रिड्यूस कर दो। क्यों? कोविड-19 चल रहा है, काम धंधा है नहीं, किराया रिड्यूस कर दो। अब तुम चिट्ठी कैसे लिखोगे? हाँ जी, ट्राई करनी है, एक लेटर लिखो, सारे बच्चे लिखो, दिया टाइम सारे बच्चों को। आप लोगों ने पहले अपने हिसाब से लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि आईसीआई क्या चाहता है। लिखो सारे बच्चे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी टेस्ट के पहले। लिखो सारे बच्चे, इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस बिफोर द टेस्ट। बेटा जो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आई होप दे आर राइटिंग इट ऑल्सो।
टाइमर सेट करें? चलिए, आप मुझे बच्चे बताओ, गाइस, हाउ मच टाइम यू वांट? चलो बच्चे बताओ, एक लेटर लिखने के लिए भाई तुम्हें कितना टाइम चाहिए? बोलो बच्चा। लेट्स गिव यू 5 मिनट्स सफिशिएंट, बिकॉज आप इसमें नोटिस करोगे ये जो लेटर है भाई ये 4 नंबर का है। 4 नंबर के लिए 5 मिनट लगाने बहुत ज्यादा है बेसिकली। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट्स। जल्दी से भाई, मैं वेट कर रहा हूं।
Okay, 5 minutes are about to be over. I think everybody must have done by that particular time. चलिए भाई, अब पहली बात मुझे बच्चे ये बताओ, ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल? सेमी फॉर्मल, एग्रीड। बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि भाई साहब सेमी फॉर्मल लेटर है। अब बच्चे इसको चेक करो, पहले थोड़ा सा फॉर्मेट टाइप, लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं। भाई साहब आपका नाम जो भी आप लिख सकते हो, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। भाई साहब आपके पास आप किसको लेटर लिख रहे हो? भाई मिस्टर एबीसी को, हाउस नंबर इतना इतना, रामनगर कॉलोनी दिल्ली, उसकी ये डेट लिखी हुई है। यहां पर आप उसको डियर सर या डियर एबीसी, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू रिड्यूस मंथली, इस फॉर्मेट को कहते हैं ऑल लेफ्ट फॉर्मेट, याद रखना। ये थोड़ा बच्चों को बता देता हूं, सब कुछ लेफ्ट साइड पे, डेट को छोड़ के। ये हम लोग सेमी फॉर्मल में यूज कर सकते हैं, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑल लेफ्ट, एवरीथिंग इज लेफ्ट। ओके, ध्यान से देखिए, बोलता है ग्रीटिंग्स, एज यू नो दैट आई हैव बीन लिविंग इन द रेंटेड अपार्टमेंट प्रेमिसेस owned by you for the last 5 years, and all these years I've paid for the really maintenance of the apartment, already paid rent on time. तो पहले ये मुद्दा लिखना जरूरी है, it is necessary। उसको ये बताओ भाई पिछले 5 सालों से तुम्हें हर बार रेंट टाइम पे मिला है। Due to unprecedented circumstances owing to COVID-19 pandemic, the factory where I worked was shut down, leaving me jobless. I am already neck deep in financial mess. Now I'm looking for a job and I'm hopeful for getting it very soon. I request you to reduce the monthly rent by half for next 3 months and support me to get over the present situation. Right? उसके बाद I assure you that I shall pay the amount as per contract after 3 months. I shall look forward for your positive response. Thanks and regards, yours faithfully and sincerely, anything like that, अपना नाम। भाई कितने लोगों का आसपास था इसके मैचिंग विद दिस? अच्छा, मैं ना एक बच्चे का किसी का रैंडमली लेटर रीड करना चाहूंगा क्लास में। मैं देखूंगा बच्चे क्या लिख रहे हैं। कैन एनीवन रीड? कोई भी रैंडमली? चलो बच्चा आप रीड करो, क्या लिखा आपने, बोलो। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं करा। कितने लोगों ने कंप्लीट करा था इसको? किसी ने कंप्लीट करा था? बेटा बट एग्जाम में 5 मिनट के ऊपर लगाना बेवकूफी है, याद रखना। लॉ भी साथ में है बच्चा, सो डोंट फॉरगेट दिस, यू हैव लॉ अलोंग विद दैट। किसी ने कंप्लीट करा था? नहीं बड़ा, इट हैज टू बी डन 5 मिनट्स। और आप देखो लेटर लिखने का तरीका सिर्फ एक सिंपल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज है, नथिंग एल्स। कोई फ्लैशी वर्ड यूज करा इसमें? नहीं। कुछ फालतू लाइन लिखी? नहीं। जो मुद्दा है खाली इसको डिस्कस करा। Guys, the purpose was of today's class is that you should know what to write before the test. Right? तुम BCR के लिए जितना मर्जी पढ़ाओ घर से, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, अल्टीमेटली लास्ट में लगता अपना दिमागी है। ठीक है, तो आपका लगेगा अपना दिमागी। तो BCR के लिए पढ़ना है तो सिर्फ वो चैप्टर पे ध्यान दो जो कम्युनिकेशन वगैरह के टॉपिक्स है, उसको लर्न करना है। बाकी हर चीज में, मैक्सिमम चीज में क्या लग रहा है आपका? दिमाग। ठीक है बच्चा, चलिए, आई एम गिविंग यू ऑल अ 10 minutes ब्रेक एंड देन वी हैव अ BCR टेस्ट। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद वी गो फॉर BCR टेस्ट। ओके बच्चे, ऑनलाइन में जो हैं, हाँ रवनीत, यू कैन राइट एनी एड्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। And guys, don't forget we have a consignment revision class tomorrow. Please don't miss it even if you know the consignment. ठीक है, कंसाइनमेंट की रिवीजन क्लास है कल। मैं एक दिन में कंसाइनमेंट खत्म कर दूंगा। बता देता हूं।